और अब बात कसम संविधान की। जी न्यूज पर यह वक्त है बड़े मुद्दों पर बड़ी बहस का। मैं हूं दीपक चौरसिया। बहस उसी अतीक अहमद पर है जिसमें कोई माफिया देख रहा है तो किसी को सिर्फ मुसलमान दिख रहा है। इस बहस में हम इसी सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हर चीज को मजहबी चश्मे से देखने की जरूरत क्यों है। कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने आज एक बड़ा बयान दिया जिसमें उन्होंने मोटे तौर पर दो बातें कही। पहली कि अतीक माफिया था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसकी मौत के बाद अब ये पता लगाना चाहिए कि उनके कनेक्शन किन किन लोगों से हैं। इसकी सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स को जांच करनी चाहिए। और दिग्विजय ने दूसरी बात ये कही कि अतीक से हर कोई पीड़ित था। प्रयागराज जाकर देखो तो पता चलेगा कि उसने जितना हिंदुओं को सताया उससे कहीं ज्यादा मुसलमानों को परेशान किया। तो बड़ा सवाल ये है कि जब मुसलमान ही उससे ज्यादा पीड़ित थे तो फिर अतीक को माफिया की जगह मुसलमान बताकर उसके लिए सहानुभूति बटोरने की कोशिश क्यों की जा रही है। असद की हत्या और अतीक के एनकाउंटर के बाद लगातार नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है कि ये दोनों इसलिए जिंदा नहीं क्योंकि ये मुसलमान थे। ऐसा क्यों? आखिर क्यों पुलिस एनकाउंटर में धर्म, संप्रदाय या फिर मजहब ढूंढा जा रहा है? मैं आपको एनकाउंटर के कुछ आंकड़े भी बताऊंगा, लेकिन पहले इस रिपोर्ट में देखिए कि माफिया को मजहबी चश्मे से कौन कौन देख रहा है और कौन क्या कह रहा है। मैं अभी इलाहाबाद गया था तो लोगों ने मुझे बताया कि उन्होंने अपराध जो किए हैं वो हिंदुओं से ज़्यादा मुसलमानों के ऊपर उन्होंने अपराध किए। यही माफिया वाले जब आम जनमानस पर, व्यापारी पर प्रहार करते थे, मारते थे, तब इनमें से आप में से किसी नेता को बोलते हुए नहीं सुना। माफिया का हेड तो चला गया लेकिन माफिया तो जिंदा है। हम खुशी मना रहे कि मरने वाला मुसलमान है तो कोई बात नहीं, संविधान को, रूल ऑफ लॉ को कमजोर कर रहे। केवल मिट्टी में मिलाने की बात एक सीमा तक है, भेदभाव कर रहे हैं लोग। ये केवल चुनाव को देख रहे हैं किस तरीके से समाज को बांट दें। पुलिस को कानून तोड़ने का अधिकार मत दो, इस देश में ये नहीं दिया गया है। मैं उनको, आदित्यनाथ जी को कहूँगा जरा धीरे से, ज्यादा गड़बड़ मत करो। आज जिस तरीके से एक समाज को डराया जा रहा है वो ठीक नहीं है देश के। मीडिया ने गैंगस्टर और फलाना ये सब बना दिया तो कभी कभी कुछ घटनाएं हो जाती बड़े बड़े लोगों से। तो आंकड़ों की बात कर लेते हैं। आंकड़े क्या कहते हैं? सबसे पहले मैं आपको बताता हूं एक आंकड़ा। डॉन की संपत्ति कुर्क, इसमें पहला नाम है अतीक अहमद का। इसके पास अभी तक जो संपत्ति कुर्की गई है 959 करोड़ रुपए अतीक अहमद से अभी तक कुर्क कर ली गई है। ये उत्तर प्रदेश सरकार का आंकड़ा है। मुख्तार अंसारी 448 करोड़ रुपए कुर्क हो गए हैं। देवेंद्र सिंह 111 करोड़ रुपए, यशपाल तोमर 94 करोड़ रुपए, दिलीप मिश्रा 32 करोड़ रुपए, ध्रुव सिंह 20 करोड़ रुपए, अनुपम दुबे 19.4 लगभग 20 करोड़, सुनील राठी 12 करोड़, सुशील मूच 3.45 करोड़। और मैं आपको यह भी बता दूं, इसमें से 8 हिंदू है, 2 मुसलमान। मैं मजहब क्यों देख रहा हूं? क्योंकि यही हमारी बहस का विषय है। मैं जल्दी से अपने पैन को इंट्रोड्यूस कर दूं। मैं ये भी बता दूं कि यूपी में पिछले 7 सालों में जितने इनकाउंटर हुए हैं 183, 183, उसमें हिंदू 126 है और मुस्लिम 57 है। सीधे अपने पैन को इंट्रोड्यूस करता हूं। मेरे साथ मनीष शुक्ला जी हैं। मनीष शुक्ला जी जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। मेरे साथ दानिश कुरैशी जी हैं, AIMIM के नेता हैं। मेरे साथ अनुराग भदौरिया जी हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। सबसे पहला सवाल मनीष शुक्ला जी आपसे। दिग्विजय सिंह जी ने कहा है, और क्या कहा है मैं आपको कोट करके बता रहा हूं। उनका कहना है, दिग्विजय सिंह जी का, कि माफिया का हेड चला गया लेकिन माफिया तो बाकी है। सीबीआई, IT और ED से इसकी जांच करनी चाहिए और अतीक के किन नेताओं और अफसरों से संबंध है इसकी भी जांच हो। क्या मनीष शुक्ला जी, सरकार इस जांच का साहस कर पाएगी? हो सकता है आपकी पार्टी के कुछ फंस जाए अतीक अहमद के साथ। देखिए दीपक जी, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में धर्म, जाति और रसूख नहीं देखा जाता। कोई अपराधी है, अपराधी का साथी है, उसके साथ समान व्यवहार होता है।
दिग्विजय जी ने कहा जांच करनी चाहिए, किससे संबंध है। तो दिग्विजय जी अगर आपके चैनल को सुन रहे हैं, एक संबंध तो मैं आपको सीधे बता देता हूं जो पब्लिक डोमेन में है। इनके राज्यसभा के सांसद हैं श्री इमरान प्रतापगढ़ी, जो अतीक अहमद के शान में कव्वाली पढ़ने जाया करते थे। हमको लगता है दीपक जी आपने भी सुना होगा, सभी लोगों ने सुना होगा। और मैं उसी विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूँ। इमरान प्रतापगढ़ी हम लोग के जूनियर थे, जाया करते थे और किसी तरीके से अतीक भाई उनके घर पहुंच जाए इसके लिए प्रयासरत रहते थे। तो दिग्विजय जी, एक तो संबंध मैंने बता दिया जो पब्लिक डोमेन में है। दूसरी एक चर्चा इलाहाबाद में हमेशा रहती थी, प्रयागराज में, कि जब पहली बार अतीक को पुलिस ने उठाया तो उनको, जब केंद्र और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, तो दिल्ली से फोन आया अतीक को बचाने के लिए। तो दिग्विजय जी इन दोनों पे तो कार्रवाई करिए, बाकी सरकार जरूर इस पे कार्रवाई करेगी। दूसरी बात, आपने रामगोपाल जी के बयान को दिखाया। सबसे बड़ी आपत्ति है कि अतीक जैसे अपराधी को मीडिया ने डॉन बना दिया। दीपक जी, इससे ज्यादा आपत्तिजनक कुछ नहीं हो सकता। आखिर अगर अतीक अहमद ने राजू पाल की हत्या की तो मीडिया ने करवाई, उमेश पाल की हत्या करवाई तो मीडिया ने करवाई, अशोक साहू की हत्या अतीक ने करवाई तो मीडिया ने करवाई, जॉनसनगंज, सिविल लाइंस, कसारी मसारी, चकिया, लखनऊ, तमाम जगहों पे जो कब्जे किए गए मकान और दुकान पर, जमीनों पर, मीडिया के आईडी और कैमरे ने जाके करवाई। इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। इससे स्पष्ट होता है कि समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव अभी भी अतीक अहमद को बचाने के लिए या उसका राज खुले न इसके लिए प्रयासरत हैं। इनके बयान बताते हैं। साबरमती जेल से जब अतीक को लेकर चला लेके पुलिस चली, और आज तक अखिलेश यादव के बयान और प्रेस वार्ता देख लीजिए, गूगल से पता कर लेंगे। पुलिस वालों को चेतावनी देते हुए कि तुम लोग जब सरकार जाएगी तो तुम लोग को हम देख लेंगे। ये स्पष्ट है कि जिसको उन्होंने पैदा किया, पाला पोसा, उसके साथ अंत तक खड़े रहे। और ये कोई राज जरूर है, ठीक है, और पुलिस उन्हीं राजों को खंगाल रही है। SIT उसको खंगालेगी और न्यायिक आयोग भी खंगालेगा। सार्वजनिक करेगी मनीष शुक्ला जी? नहीं, रिपोर्ट तो हमको लगता है सार्वजनिक निश्चित होगी। देखिए, कानून के दायरे में अगर कोई उसकी मर्यादा होती होगी, एकदम उसके नियम कानून एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है। मैं आऊंगा। साबरमती जेल की आपने की, वहां बीजेपी की सरकार है। अब सवाल ये है कि अब उसके चैट के डिटेल सार्वजनिक हो रहे हैं। अब बीजेपी की सरकार में अतीक अहमद था, वहां से भी उसने उमेश पाल की हत्याकांड प्लान कर लिया। ये सवाल मैं आपसे जरूर पूछूंगा। लेकिन अनुराग भदौरिया जी, क्या रामगोपाल यादव जी और अतीक अहमद को इसलिए बचाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि अतीक अहमद आपके लिए मुसलमानों के वोट बैंक की कुंजी है? मैं तो यही कहूंगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कि जिस तरह से पुलिस कस्टडी में 3 लोगों ने आके, 3 गुंडों ने आके मारा है, वो कौन है, क्या है, उनकी इंक्वायरी जरूर सार्वजनिक कर दीजिएगा। वो बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से उनको पुलिस का खौफ नहीं था और पुलिस के बीच में आके वो धनाधन गोली चला के जो हत्या करते हैं, ये कौन लोग हैं, कहां से आए थे, क्या करते हैं, इनका कनेक्शन क्या है, ये जरूर सार्वजनिक कर दीजिएगा, जो ज्यादा जरूरी होगा। तीसरी बात आपने बोली साबरमती जेल। साबरमती जेल से इनका कहते हैं ऑडियो वायरल हुआ, वीडियो वायरल हुआ, पता नहीं क्या क्या वायरल हुआ, बात हुई। तो भैया ये बताइए, तो आपकी पुलिस तो बहुत कमजोर है भाई, बहुत कमजोर है भाई, कि जेल से बैठ के माफिया बात करता रहा और उसके जाने के बाद ये देखिए, ये एक वीडियो वायरल हुआ, ये एक ऑडियो मिला, पहले क्यों नहीं पकड़ा आपने भाई? सरकार तो आपकी थी ना, पुलिस प्रशासन तो आपके पास है भाई, उत्तर प्रदेश का भी, साबरमती का भी। तो इसके मतलब कहीं ना कहीं शक की सुई तो कहीं घूम रही है प्रभु, सुई घूमने लगी। दोनों जगह सरकार आपकी है, हाँ, दोनों जगह सरकार आपकी है। और जेल से बात होती रही, और अगर यहां भी बात होती रही इलाहाबाद में भी, तो भी सुई आप पे घूम रही है। इसके मतलब आपके पास कोई कंट्रोल नहीं है, आपके पास। अच्छा अनुराग जी, ये तो बता दीजिए कि अखिलेश यादव जी, मेरे सवाल का जवाब दे। आपने मन भर के बोल लिया ना, मैंने आपको टोका भी नहीं। आप एक बात आप रिपीट कर रहे हैं ना कि शक की सुई घूम रही है, तो हमने भी घुमा के मनीष शुक्ला जी से वही सवाल पूछा है। साबरमती जेल का मुद्दा मैंने उठाया, आपने नहीं, और मनीष शुक्ला जी के लिए सवाल मेरा तैयार है। लेकिन मुझे जवाब दीजिए कि ये रामगोपाल यादव जी का आपने बयान सुना कि माफिया ने अतीक को, मीडिया ने अतीक को माफिया और डॉन बना दिया। मीडिया ने बनाया है, इसमें आपकी पार्टी का भी स्वाभाविक सहयोग था। देखिए, आज उत्तर प्रदेश में जो 3 लोग पकड़े गए हैं जिन्होंने हत्या की है, उनसे पूछा गया तो पता क्या बोला उन्होंने? मैं लॉरेंस बिश्नोई के पद चिन्हों पे चलना, मैंने ऐसा ही कुछ बोला ना कि वही बनना चाहता हूं।
इसके मतलब उत्तर प्रदेश में क्या माफियाओं की फैक्ट्रियां जो चल रही हैं उसको बंद करने की जरूरत है? क्या असर यहाँ की यूथ पे जा रहा है? इसका यूथ क्या सोच रहा है? भाई आपकी पुलिस की रिपोर्ट है ना, ये वही तो कह रहे हैं ना कि पुलिस की रिपोर्ट है कि ये तो बता दीजिए ना, राम गोपाल यादव जी का बयान सही है या गलत है? क्या माफिया बनाया और डॉन बनाया मीडिया ने अतीक को? ये बयान सही है या गलत है? उसी पे आ रहा हूं मैं, उसी पे आ रहा हूं। सॉरी अनुराग जी, माफ कीजिएगा मैंने गलत नाम बोला। नहीं, लॉरेंस बिश्नोई बनने की कोशिश करने लगे उत्तर प्रदेश के युवा, ये हमारे लिए चिंता की बात नहीं होनी चाहिए क्या? इसमें बहुत गंभीरता से विचार नहीं होना चाहिए कि कौन सी फैक्ट्री हमारे यहाँ चल पड़ी है, उस फैक्ट्री को बंद करने की जरूरत है। किसी अपराधी को मारने से कुछ नहीं होगा, अपराध की फैक्ट्री बंद करनी पड़ेगी। अच्छा, मैं एक बात बोलता हूं अनुराग जी, तभी बंद कर सकते हैं जब आप महंगाई रोकोगे, बेरोजगारी रोकोगे, शिक्षा बढ़ाओगे। इस तरह के लोगों को आपको रोकना पड़ेगा। और मैं आप कब से समाजवादी पार्टी में, मुझे ये भी बताइए। नहीं आप कितने साल से समाजवादी पार्टी में अनुराग भाई? मैं तो आज दिल पे हाथ रख के बताइएगा। मैं तो भाई जब से पैदा हुआ मुझे लगता है मैं 94 से तो एकदम एक्टिवली समाजवादी पार्टी में हूं, और जब से होश संभाला तब से तो मैं मानसिक रूप से हुई। जब से होश संभाला मानसिक रूप से है ना? मानसिक रूप से तो दिल से? हाँ बिल्कुल, हाँ भाई। 3 बार समाजवादी पार्टी ने अतीक अहमद को विधायक और 1 बार सांसद। अनुराग जी, आपकी इस हिसाब से तो बनाना ही नहीं था, फिर गलत किया है समाजवादी पार्टी ने। आप दिल से उनके साथ है। देखिए किसके साथ? समाजवादी के साथ ना। मैं दिल से क्या, मन से हूं। दिल मन तन सबसे मैं समाजवादी हूं, क्योंकि मैं एक बाल से लेके पैर तक के नाखून तक मैं पूरा समाजवादी हूं और समाजवादी विचारधारा को मानने वाला हूं। और खासकर नेताजी के जो विचारधारा थी जिसको लेके वो चले थे, और उसी को लेके मैं उसी को देख के सोच के बड़ा हुआ हूं। क्योंकि मेरा गृह जनपद इटावा है तो मैं वहीं से बड़ा हुआ हूं, बचपन से मैंने। सर मैं नाम नहीं लूंगा, माननीय नेताजी अब भगवान के पास चले गए हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। पर मुझे बताइए, अतीक अहमद के कुत्ते से हाथ मिलाते हुए फोटो वायरल है आजकल सोशल मीडिया पर, किसकी है वो? अखिलेश जी, फोटो गलत है बोल दीजिए। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, ये भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से कैसे ध्यान भटकाती है। हम बात कर रहे हैं कि पुलिस कस्टडी में कैसे हत्या हो गई, तो कहां ले जाते हैं इधर उधर की बात करके। आप बताइए कि पुलिस क्या माफियाओं के अंदर में डर खत्म हो गया कि जिस तरह से जालौन की बेटी को वहां पे दिन दहाड़े मार दिया, तो क्या डर खत्म हो गया? मुझे एक बात बताइए। अच्छा, एक सवाल और, इसके बाद मैं सवाल नहीं पूछूंगा, एक सवाल और। अनुराग भाई, असद और गुलाम को मारा, दोनों शूटर थे जिन्होंने उमेश पाल को मारा। उस दिन इनको मारा यूपी पुलिस ने, तो आपने बोला गोली क्यों चलाई? और जब 3 लोग खड़े हो गए वहां पर, बोलने लगे सरेंडर, 10 - 10.5 सेकंड की बात होगी, उसके बाद वो सरेंडर हो गए। पुलिस कुछ समझ पाती, उससे पहले कुछ पुलिस वालों ने दबोचा। जो किया उन्होंने निहायत गलत, क्रूर, कोई भी सभ्य समाज इसकी इजाजत नहीं देता। तब आप कह रहे हैं गोली क्यों नहीं चलाई पुलिस ने? अब गोली चलाना सही था या गोली नहीं चलाना सही था, ये भी मुझे समझा दीजिए, फिर मैं मनीष जी के पास जाऊंगा, दानिश जी के पास जाऊंगा। देखिए, हम समाजवादी लोग संविधान और न्यायपालिका पे विश्वास करने वाले लोग हैं। ये वही देश है सबके सामने आपने देखा होगा, आतंकवादी को पकड़ने के बाद जेल में रखा और फिर उसको क्या दी, फांसी की सजा हुई। क्योंकि देश इसी तरह से चलता है। अगर देश एक दूसरे को मारने से चलने लगेगा तो हम में और दूसरे देश में क्या फर्क रह जाएगा? जब गोली का बदला गोली से होने लगेगा, एक बदमाश दूसरे बदमाश को मारने लगेगा, सजा देने लगेगा रोड पे, तो समझिए फिर न्यायपालिका से जो देश चल रहा है, जो संविधान से चल रहा है, फिर ये हिंदुस्तान की खासियत। मनीष शुक्ला जी, आपका जवाब, फिर मैं बहस में आगे जाऊंगा। नहीं, खूबसूरती तो यही है कि संविधान न्यायपालिका से, तभी तो हमारे देश का नाम है। दीपक जी, देखिए 2 बातें आई। अब चूंकि डिबेट अनुराग जी काफी देर तक बोलते रहे, तो आतंकवादी शब्द का नाम भी मुझे याद आ गया। जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो वाराणसी, अयोध्या, बाराबंकी के कचहरी में जिन्होंने विस्फोट किया, संकट मोचन में जिन्होंने विस्फोट किया, ऐसे आतंकवादियों को छोड़ने की पैरवी अखिलेश यादव ने किया, प्रयास शुरू किया, प्रक्रिया प्रारंभ की, जिसमें माननीय न्यायालय ने इनको फटकारा, कहा कल इनको आप परमवीर चक्र दे देते हैं। दरअसल स्वाभाविक प्रेम समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव का इन्हीं लोगों से है, आतंकियों से, माफियाओं से। और मैं सौभाग्य दुर्भाग्य से आज लगातार बैक टू बैक डिबेट में डॉक्टर भदौरिया बताइए, आप ही अनुराग जी बीच में नहीं, आपके टाइम बिल्कुल सही थे। एक ही सवाल है। अरे सर, मेरा भी मन सवाल पूछने को करता है, पर अनुराग भाई डर लगता है, आप लोग समाजवादी है ना, ये भाजपा, पता नहीं कौन क्या बोलते हैं।
पलट नहीं, भाजपा से डरिए, हमसे मत डरिए। सर मैं दोनों से डरता हूँ सर। अरे मैं तो प्रशंसक हूँ भाई, मैं तो वर्षों से प्रशंसक हूँ आपका, इन्हीं से डरिए। शांत हो जाइए भदौरिया जी, मेरी बात क्या तो कस्टडी में भी डर लगता होगा लोगों को। दीपक जी, आप ही के चैनल पे नहीं, तमाम चैनलों पे ये मिले और एक बात का जवाब ये नहीं दे पाए कि साइकिल पे बैठा के 3 बार विधायक और सांसद समाजवादी पार्टी ने बनाया, क्यों बनाया, क्या इसके लिए माफी मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे। दूसरी बात, इन्होंने नेताजी का नाम लिया और कहा कि हम तो बचपन से समाजवादी हैं, होश जब से संभाला। अगर क्या ये जब अतीक अहमद को विधायक बनाया जा रहा था, सांसद बनाया जा रहा था, तो ये इनके पास होश आ चुका था, नहीं आ चुका था? क्योंकि मुझे इनकी उम्र का आइडिया नहीं है, एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, लेकिन जो देख रहे हैं उससे लगता है कि उस समय तो इनको इतना होश रहा होगा। और समाजवादी पार्टी में तो ये जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने तो ग्रामीण लीग का क्रिकेट कराते थे अनुराग भाई, उसी के माध्यम से आए, जहां तक मैं जानता हूं। मैं तो पॉलिटिक्स में 96 से हूँ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी समय से। तो अनुराग भाई बहुत अच्छे वक्ता है और ये कभी भी इस सवाल का जवाब नहीं देंगे कि माफिया किसने बनाया और विधायक और सांसद किसने बनाया। इधर उधर की बात करेंगे। अभी जालौन की बात कर रहे थे, उस बेटी के हत्यारे को 6 घंटे में पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। वो जेल में है और घायल अवस्था में जेल में पड़ा हुआ है। तो ये योगी आदित्यनाथ की सरकार का इकबाल है। अगर कानून से कोई खेलेगा तो उसकी चाहे जो रसूख होगी, चाहे जो जाति होगा, चाहे जो धर्म होगा, उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है दीपक भाई, जवाब दे दो ना, एक मिनट आप ये बता दीजिए, उन्होंने एक लाइन का सवाल पूछा है, क्या अतीक को साइकिल पर बिठाने के लिए आज आप सार्वजनिक माफी मांगेंगे? मैं उनसे एक सवाल पूछता हूँ, आज जिसको ये पकड़े ऐसे करके अपनाए घूम रहे हैं, सवाल ना पूछिए सर, जवाब दे दीजिए अतीक भाई, आप तो सवाल ही पूछ रहे हैं। एक आध दो सवाल मेरे को भी पूछने के लिए दे दीजिए, आपके सब सवाल मैंने उनसे पूछ लिए। अब बोल रहे नहीं तो ये जिनको अपनाए घूम रहे हैं। माफ कीजिएगा अनुराग जी, क्या हो रहा है मुझे आज? मैं अनुराग भाई का नाम गलत कैसे कर सकता हूँ? सुनो, अपना दल से विधायक बने, लेकिन चलो मैं उस पर नहीं जा रहा। मैं पूछना चाहता हूँ, इन्होंने बोला कि जालौन में जिस बच्ची के साथ अन्याय हुआ, मैं आपके बीच में नहीं बोला, सुन लो मेरी बात, मैं आपके बीच में नहीं बोला, सुन लो भाई, ये क्यों, ये तो गलत बात है, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, इतनी मान। अरे मैं देखो ऐसे नहीं चलेगा अनुराग भाई छोड़ दीजिए आप वो घुमा फिरा के जलेबी आप ऐसे बनाते हैं कि जलेबी की जगह इमरती बन जाती है। मैं अपना जवाब दे, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ अनुराग भाई। नहीं, आप जलेबी ऐसी बनाते हैं कि इमरती बन जाती है। मुझे आगे बढ़ना है, मैं आपको मौका दूंगा, उस टाइम आप बोल लेना। दोगे तो यार मैं घूमता ही रहूंगा, बोलने तो फैन बना दोगे, फैन ना बनाओ भैया, मुझको खाली स्टिल रहने दो, जो लकड़ी वाला होता है वो कम से कम बोल तो लूंगा। फैन बना दोगे, मुझे घुमा दोगे, मैं सर मनीष शुक्ला जी से ज्यादा आप बोले हैं। आप ही के सवाल में मनीष शुक्ला से पूछ रहा था, आप ही को कोट कर करके। अब दानिश भाई मैं आपके पास जाता हूँ, माफिया पर दिग्विजय जी क्या बोले? अतीक ने मुस्लिमों को ज्यादा निशाना बनाया, हिंदुओं से ज्यादा मुस्लिमों पर अपराध किए, अतीक के कनेक्शन का खुलासा होना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा अपराध क्या क्या किए, उस पर मैं जाऊं उससे पहले मैं आपको 2021 सितंबर का एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। आप चाहिए यूट्यूब पर चले जाइए, देख लीजिए। AIMIM के मंच पर असदुद्दीन ओवैसी के साथ शाइस्ता परवीन, उनके बगल में असद खड़े हुए हैं और ओवैसी साहब के मंच से अतीक अहमद का लेटर पढ़ा जा रहा है। लेटर, मुसलमान वोट बैंक है ना, माफिया और अपराधी तो अतीक था नहीं, जो ओवैसी बैरिस्टर ओवैसी के मंच से पढ़ा जा रहा था लेटर प्रयागराज में। तो आप क्या कहना क्या चाह रहे हैं? मैं आपका सवाल नहीं समझ पाया। नहीं, सवाल अगर आप नहीं समझे तो इतने भोले दानिश भाई आप नहीं है कि सवाल ही ना समझे। मैं बहुत भोला हूं, आप समझा दीजिए ना, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल पूछिए ना भाई। ये देखिए, मैं एक तस्वीर चला रहा हूँ, यहाँ शाइस्ता परवीन है, पीछे बाबा साहब अम्बेडकर हैं, असद सामने उनके है, बगल में बैरिस्टर ओवैसी बैठे हुए हैं। ये AIMIM का मंच है 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले। ओवैसी साहब बगल में बैठे हुए साइड की कुर्सी में, शाइस्ता परवीन अतीक अहमद नामे कुख्यात विख्यात प्रख्यात माफिया का लेटर पढ़ रही हैं। किसके लिए बोल रही है? मुसलमान भाइयों, हर किसी को मुख्यमंत्री मत बनाइए, अपनी कौम का ही सुनिए। मैं जहां तक जितना मैंने पढ़ा है उतना ही था अतीक अहमद के उसमें। देखिए, वरना हम पंचेरी बनाते रह जाएंगे, ये भी बोला है उन्होंने। अच्छा सुनिए, देखिए अब दिक्कत क्या है कि ये तो जो शाइस्ता परवीन ने जो भी अपने उसमें कहा होगा या जिसने भी लेटर सर, ओवैसी साहब बैठे हुए बगल में, भैया ओवैसी साहब का भी शॉट दिखा दो इसमें। सुनिए, मैं मेरी बात तो खत्म हो लेने दीजिए। सवाल यहाँ ये है कि उस वक्त अतीक अहमद का जो खत पढ़ा जा रहा था
उस वक्त तक उनके ऊपर कन्विक्शन नहीं था। क्या था कन्विक्शन? अतीक अहमद, मतलब अतीक अहमद साबरमती के संत थे, माफ कीजिएगा ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, जो उनका लेटर पढ़ा जा रहा था जेल के अंदर से, कोई समाज सेवा के लिए अंदर गए थे वो? क्यों नहीं, मुझ सुने, क्यों नहीं पढ़ा जाए ये बताइए। ना मुझे बताइए, समाज सेवा के लिए अंदर गए थे वो? उन्होंने बहुत समाज सेवा करी, विरोधी पार्टी आ गई, उनको जेल में डाल दिया, इसीलिए शाइस्ता परवीन उनका लेटर पढ़ के सुना रही है। बैरिस्टर ओवैसी समझते हैं माफिया क्या होता है? अरे सुन लीजिए, अरे लंदन में पढ़े हुए भाई, बार एट लॉ है वो। सुन तो लीजिए, अब सुन तो लीजिए। देखिए इतनी बार आपने जो सवाल पूछा उसी का मैंने जवाब दिया, तो मैं वही कह रहा हूं, इतनी बार के विधायक, एक बार के सांसद, अब आप बताइए कि क्या ये जनमत नहीं मिला उनको? इलेक्शन कमीशन ने अप्रूव नहीं किया उसको? आप बताइए। तो सवाल यहाँ ये है, देखिए गुंडा तो कोई भी बन सकता है दीपक जी, एक बात सुनिए, गुंडा माफिया कोई भी बन सकता है, लेकिन नेता बनने के लिए गुंडा होना जरूरी होता है। लेकिन नेता बनने के लिए गुंडा होना जरूरी होता है, वो चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आपकी पार्टी हो, मैं सबको बोल रहा हूं। लेकिन नेता बनने के लिए गुंडा बनना जरूरी है। बहुत कम होंगे जो छोटी जगह से बड़े नेता बन गए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, गिने चुने लोग होंगे सर। नेता हैं आज, जितने नेता हैं वो सारे गुंडे हैं आपके कहने के मतलब से? ना, मैंने कहा नेता बनने के लिए गुंडा पहली क्वालिफिकेशन है, ये कहा मैंने। सारे नेता गुंडे नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं ना, ओवैसी साहब बार एट लॉ है, बैरिस्टर है, लंदन से पढ़े हुए हैं। अब ये प्रख्यात विख्यात ये माफिया के आरोप जिसके ऊपर आप अभी बता रहे हैं, अब बाकी के जिन राजनीतिक नेताओं पर हैं, क्या उनका क्या एनकाउंटर इस तरीके से होगा? क्या उनकी सिक्योरिटी एसटीएफ के अंदर में हथियारों को देकर किसी नेता की हत्या होगी? मैंने सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन दिया था, मैंने बीजेपी, एआईएमएम तमाम पार्टियों को कहा कि मुझे लगता है आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले सभी बाहुबली आते थे, हर पार्टी से आते थे। नहीं, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा हूं, और पहले यही होता था। एक जमाने तक हमारे यहाँ पर गुंडा होना नेता होने की एक बड़ी वरीयता होता था, प्राथमिकता ना कहूं तो मैं वरीयता कह देता हूं। प्रोफेसर संगीत रागी जी, अब बताइए, राइट लेफ्ट सेंटर सब इसी काम में लगे हुए हैं। दीपक जी, जब हमाम में सब डैश डैश है तो मैं आगे क्या बोलूं? दीपक जी, आपने एकदम सही कहा है। 60 का वो दशक था जब राजनेता उन दिनों जो है वो गुंडे, बदमाश, खूंखार अपराधियों को अपने वोट लूटने के लिए प्रयोग करते थे। ये बिहार में भी था, उत्तर प्रदेश में भी था, अन्य राज्यों में भी था। बाद में जब वो बाहुबली देखा कि हम दूसरों के लिए वोट लूट रहे हैं तो अपने लिए क्यों नहीं लूट सकें? जब हम दूसरों को नेता बना सकते हैं, विधायक बना सकते हैं, तो ये बूथ लूट करके हम अपने लिए बना ले सकते हैं। और ये यहाँ से सिलसिला चला तो एक से एक माफिया बिहार विधानसभा में आए, एक से एक माफिया उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आए, और मुझे पूरा यकीन है कि पूरे देश में ये एक प्रकार का पैटर्न डेवलप किया। अब आते हैं अतीक अहमद को। मुझे तो लगता है कि जिस प्रकार से विपक्षी पार्टियों ने इसको मुस्लिम समाज का विषय बना दिया है, यह मुस्लिम समाज के लिए भी बहुत खराब है, क्योंकि मुस्लिम समाज के अंदर सारे लोग अतीक के प्रशंसक तो हो नहीं सकते, अतीक की मानसिकता से सहमत तो हो नहीं सकते। आपने देखा कि अतीक के बेटे के साथ जो मारा गया था, उसकी लाश लेने से एक व्यक्ति ने मना कर दिया। उनकी मां ने मना किया और किसी ने मना नहीं किया सर, उनकी मां ने मना किया। हाँ, मां ने मना कर दिया, उसके परिवार ने मना किया, कहा कि हम उसके साथ सहमत नहीं हैं, उसने गलत किया है तो गलत अंजाम भुगता है। लेकिन अब आप देखिएगा, कांग्रेस पार्टी, आपको याद होगा मनमोहन सिंह की सरकार जब बचानी थी तो 6 बड़े अपराधी, दुर्दांत अपराधियों को वोटिंग से 4 दिन पहले पैरोल पर छोड़ा गया था। उसमें अतीक अहमद भी एक था। तो मनमोहन सिंह की सरकार को बचाने में कांग्रेस को अतीक अहमद का साथ लेने में कोई लज्जा नहीं आई, कोई शर्म नहीं आई। जहाँ तक समाजवादी पार्टी का था, समाजवादी पार्टी ने तो उसे इतना बड़ा खूंखार बनाने में मदद ही किया गया। आप सोच सकते हैं कि कोई किसी कुत्ते के दुलार करे तो इसका मतलब है कि कितना पारिवारिक अंतरंग संबंध रहा हो। ऐसे कोई नहीं करता है, इतनी इज्जत कोई नहीं नवाज देता है। मुलायम सिंह बहुत बड़े नेता हैं, और उनके सामने कोई अपराधी अपना कुत्ता लेकर के जाए और उसको सहलाने लगे तो इसका मतलब बहुत बड़ा संदेश है।
लेकिन वो एक के बाद हत्याएं करता गया, प्रॉपर्टी लूटता गया, उसके खिलाफ आप 10 जज जो है अपने आप को रिक्यूज कर ले, और इसके बावजूद दोष के लिए नेताएं, राजनीतिक पार्टियां इसके संरक्षण देते रहे हैं, इसकी हत्या पर रुदाली करें, ये कोई समझ में नहीं आता। ठीक है, मैं एक ब्रेक के लिए रुकूंगा प्रोफेसर संगीत रागी, और मैं एक फैक्ट बताना चाहता हूं, सबको फ्रेम में बनाए रखिएगा। अनुराग भदौरिया जी आप भी सुनना, दानिश जी आप भी सुनना, प्रोफेसर रागी जी आपके लिए भी और मनीष शुक्ला जी आपके लिए भी। 1989 में जिस आदमी की हत्या करके वो माफिया डॉन बना, उसका नाम था चांद बाबा, वो एक लोकल कॉर्पोरेटर था और वहां का माफिया था। 1994 में उसने अशफाक की हत्या कराई, वो भी एक मुसलमान था। 2001 में नसन नाम के व्यक्ति की नृशंस हत्या कराई, वो भी मुसलमान था। 2003 में जिस अशरफ की हत्या कराई वो भी मुसलमान था। 2004 में उसे सांसद बना दिया गया समाजवादी पार्टी की तरफ से। अब मुझे दानिश भाई आप एक बात बताइए, मुझे ये बताइए, बैरिस्टर साहब तो जानते हैं ना, बार एट लॉ हैं, बैरिस्टर हैं, उनको पता है ना कि 10 हाई कोर्ट के जज अगर ये कह दे कि मैं इस आदमी का केस नहीं सुनूंगा तो कोई तो दबाव दबंगई रही होगी, है ना। एक चीज ये, दूसरी चीज ये 11वां सुने जमानत दे दे। मर्डर के 4 मुकदमे, चारों मुसलमान बता दिए मैंने आपको। और उसके बाद आपके पार्टी के बैरिस्टर बार एट लॉ असदुद्दीन ओवैसी सार्वजनिक तौर पर अतीक अहमद का पत्र पढ़वा कर सुनाए और शाइस्ता परवीन को अपनी पार्टी में ले, ये क्या संकेत देता है? क्या बैरिस्टर साहब को पता नहीं 10 हाईकोर्ट जज क्यों एक आदमी के केस जमानत सुनने से हट जाएंगे? समझते नहीं इसका मतलब क्या? दीपक जी, अब मैं आपको इसका जवाब दूं। 10 हाईकोर्ट जज की जो बात की जा रही है, वो तमाम हाईकोर्ट के जजेस ने अथॉरिटी को रिपोर्ट किया होगा कि उन्होंने क्यों नॉट बिफोर मी किया। इसके बाद आपका जो दूसरा सवाल है ना कि 11वें ने जमानत दे दी, तो देखिए दिक्कत क्या है दीपक जी, भारतीय जनता पार्टी की यही शैली रही है। जब हम बाबरी मस्जिद के जजमेंट पे सवाल करते हैं तो वो कहते हैं कि अदालत के फैसले पे सवाल कर रहे हैं, और 11वां जज जब अगर जमानत दे देता है तो फिर कहते हैं कि 11वें ने जमानत दे दी। मैंने कह दिया, माफी चाहता हूं, मैंने ये कंपेयर किया, मैंने आपको एक स्टेटमेंट बताया कि 11वें ने जमानत दे दी। मैंने ये नहीं कहा कि उसने क्या बोलते हैं अपने अतीक अहमद को फेवर किया या उसका नुकसान किया, मैं ये कह ही नहीं रहा हूं। मैंने तो आपको एक फैक्ट बताया, और मैं कैंकर हूं सर, मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूं। उतने ही कठिन सवाल में मनीष शुक्ला से भी पूछ रहा हूं, जाऊंगा साबरमती जेल पर। नहीं है, मेरा बीजेपी से ही सवाल है, मेरा आपसे सवाल ही नहीं है। देखिए दूसरे नंबर की बात, बीजेपी से आप ही का सवाल ले जाऊंगा बीजेपी के। नहीं, मैं आगे कंप्लीट कर लूं फिर पूछिए दीपक जी, मैं आगे कंप्लीट कर लूं। इसके बाद बात आती है कि आप कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी मंच पे मौजूद हैं, उसी मंच पे शाइस्ता परवीन है, उसी मंच पे अतीक अहमद के और बेटे हैं। बताइए क्या जुर्म है एक स्टेज पे बैठना जिस आदमी के ऊपर कन्विक्शन नहीं आया? दूसरे नंबर की बात सुनिए, अभी संगीत रागी साहब कह रहे थे एक माफिया डॉन के बीबी को मजहब के आधार पर अपनी पार्टी में एक बैरिस्टर बार एट लॉ का शामिल करवाना, जबकि पूरे देश में अतीक अहमद कौन है मेरे ख्याल से बैरिस्टर साहब तब से जानते होंगे, शायद उन्होंने उनकी केस स्टडी भी पढ़ी होगी जहां से वो लंदन से डिग्री लेके आए हैं। मैं आगे जवाब दूं। चलिए देखिए, बहुत अच्छी बात नहीं सर, गूगल का जमाना है आजकल, तो 1 मिनट में आ जाता है पूरी जन्म कुंडली। मैं कहां कह रहा हूं, अब आगे जवाब तो सुन लीजिए। 2021 में जब मंच पर बिठा रहे होते तो गूगल कर लेते बैरिस्टर साहब। अरे सुनिए तो, अब आगे तो सुन लीजिए। हमारे देश में एक ऐसी भी सांसदा हैं जिसको प्रधानमंत्री दिल से माफ तो नहीं करते, लेकिन डिफेंस कमेटी का मेंबर बनाते। वो आतंकवादी नहीं जिसके ऊपर आतंकवाद में लिप्त होने के आरोप हैं, वो देश की डिफेंस कमेटी में। बताइए ये देश के ऊपर कितना बड़ा रिस्क है। ठीक है, अब संगीत रागी साहब के एक सवाल का जवाब दे दूं। बहुत सारी बातें उन्होंने की दूसरी राजनीतिक पार्टियों को लेकर। अब वो ये कहेंगे कि हम बहस इस पे कर रहे हैं, लेकिन जवाब तो उनको देना पड़ेगा। इनको ये लगता है कि अतीक अहमद ने आके इसकी सरकार बचाई, उस वादी की पार्टी बचाई, इस वादी की पार्टी बचाई, तो कभी इन्होंने भारतीय जनता पार्टी से, देखिए अतीक अहमद के ऊपर जो भी आरोप थे उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि सत्ता बनाना और पैसा बनाना, इससे विशेष कुछ नहीं रहा। बिल्कुल सही कहा आपने दानिश कुरैशी जी, बिल्कुल सही कहा। ये आपको पता है असदुद्दीन ओवैसी साहब को क्यों नहीं पता था? ये बता दीजिए मुझे प्लीज, प्लीज दानिश भाई, अरे प्लीज दानिश भाई बता दीजिए ना, आपको दानिश भाई ये बात पता है, ओवैसी साहब को क्यों नहीं पता थी? सुनिए दीपक साहब, आगे तो सुनिए। सर इसी का जवाब दे दीजिए ना पहले। उस व्यक्ति में सुनिए, मैं दूंगा। इसका तो समझ में आ रहा है कि इसके ऊपर ये आरोप है, लेकिन वो लोग जो देश के लिए घातक हैं, ऐसी महबूबा मुफ्ती से जो इलू कश्मीर की घाटी में भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे थे, उस पर तो जवाब दीजिए आप।
वो कौन सी देश की वफादारी है बताइए। ठीक है, मैं दोनों सवाल आपके ले रहा भी नहीं कह हूं। सकते। साध्वी प्रज्ञा साध्वी, अगर मैं गलत नहीं हूं, आज सब नाम गलत बोल रहा हूं मैं, सॉरी। प्रोफेसर साहब, भोपाल की आपकी सांसद, डिफेंस कमेटी के मेंबर, आतंकवाद के संगीन आरोप। देखिए, साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। दूसरी बात, साध्वी प्रज्ञा को हिंदू आतंकवाद के नारे के अंदर जिस प्रकार से चिदम्बरम और उनकी सरकार ने सुन लीजिए, उनसे भी सवाल करूंगा। जलील किया। वही तो कह रहा हूँ, अतीक अहमद पे एक ही केस कन्विक्शन आया है, तो वो तो इतना बड़ा वो है, लेकिन उसके ऊपर आरोप है वो सिद्ध नहीं हुए। सर, आपको पता है रागी साहब सुनिए, देखिए सर, मुझे अपनी बात करने दीजिए, उसके बाद आप कहिएगा। उनका टाइम नहीं खाइए प्लीज, प्लीज उनका टाइम मत खाइए। संगीत रागी जी को जवाब देने दीजिए, आप ही का सवाल पूछा है। व्यक्ति हैं आप, सुन लीजिए। मैं भी आपकी सुना हूँ, धैर्य से सुना हूँ। देखिए, साध्वी प्रज्ञा ने कहीं जाकर के हथियार उठा करके किसी को, अपने गवाह को धमकाया नहीं। चिदम्बरम ने, ऐसा कहा जाता है कि उनको जिस प्रकार से जलील किया गया है, एक स्त्री की मर्यादा का हरण किया है, वो चिदम्बरम माफ़ी के लायक भी नहीं है। मैं कहना नहीं चाहता इस टेलीविज़न पे। दूसरी बात, जहाँ तक अन्य लोगों की बात कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसा अपराधी का कभी किसी साथ ही नहीं लिया होगा, लेकिन एक चीज़ जानिए, अतीक अहमद एक दुर्दांत, कुख्यात, आप कह सकते हैं कि इतना बड़ा खतरनाक व्यक्ति था जिसके बारे में हर कोई जानता था। ऐसे व्यक्ति को आप मुसलमानों का प्रतिनिधि मत बनाइए, जो दुर्भाग्य से असउद्दीन ओवैसी कर रहे हैं। वो हम पे छोड़ दीजिए। नहीं, उसकी चिंता आप हम पर नहीं है। ये नए देश आपका, मुसलमानों का नहीं है। सुन लीजिए, नहीं सर, बिल्कुल वो गद्दारों को गोली मार करें। आपको लगता है कि मुसलमान गद्दार है, तो ये आपका विश्लेषण है। वो उन्होंने ये नहीं कहा कि इसे मुसलमानों को गोली मारो, उन्होंने कहा कि गद्दारों को गोली मारो। अब गद्दार, यदि आप दानिश कुरैशी अपने आप को समझते हैं, असदुद्दीन ओवैसी अपने आप को गद्दार समझ करके और ये करते हैं, तो ये आपकी व्याख्या है। उन्होंने तो नहीं कहा कि असदुद्दीन ओवैसी गद्दार है, या दानिश कुरैशी गद्दार है, या मुस्लिम गद्दार है। उसमें हिंदू भी हो सकता है, क्रिश्चियन भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है, 10 सेकंड में अपनी बात खत्म करूंगा। आप ही का सवाल उनसे पूछा है, प्लीज 10 सेकंड में अपनी बात खत्म करूंगा। देखिए, जिन लोगों के पक्ष में समाजवादी पार्टी और आप खड़े हो रहे हैं, और वह भी लोकतंत्र के नाम पर, आप अफजल के समर्थन में कैसे खड़े हो गए थे? अफजल को तो पूरा सारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ा था, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी को मुसलमानों का वोट चाहिए, क्योंकि उनके मानस में परिवर्तन नहीं होता है, परिस्थितियों में परिवर्तन हुआ है। आखिर उनके पूर्वज पाकिस्तान के पक्ष में थे, हैदराबाद निजाम के साथ थे, उन रजाकारों के साथ जिन्होंने से हजारों लाखों हिंदुओं की हत्या और कत्लेआम किया था। तो उनकी मानसिकता में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। सरदार पटेल जी ने भी कहा, जिन लोगों ने 10 दिन पहले इस देश का विभाजन किया, एकाएक उनके हृदय में परिवर्तन हो गया होगा, ऐसा तो है नहीं। और 2 नावों पर चढ़ने के खिलाफ उन्होंने, सरदार पटेल जी ने शुरू से ही कहा था। महत्वपूर्ण सवाल यह है कि ऐसे लोगों को समाजवादी पार्टी कहती है। अरे सूप जूसे, मतलब चलनी धूप से, एक कहावत है सूप को जिसमें सहस्त्र छेद। समाजवादी पार्टी गुंडे और ऐसे बदमाशों को संरक्षण देती रही है, पास पोस कर बड़ा कर रही है, और अनुराग भदौरिया यहाँ आकर कह रहे हैं इसकी फैक्ट्री बंद कीजिए। अरे भाई, किसको आप बता रहे हैं? ये तो आपके ऊपर लागू है। चढ़गुंडों की छाती पर महर लगेगी हाथी पर, ये तो किसके खिलाफ नारा था? ये तो बीजेपी ने नहीं लगाया था ना। ये गुंडे कौन थे?
एक महिला मुख्यमंत्री, एक महिला की मर्यादा का हरण गेस्ट हाउस में करने कौन कौन लोग गए थे? अनुराग भदौरिया, ठीक है अनुराग जी, उसमें तो आपके जवाब दीजिए क्या कह रहे हैं आप ये कह रहे हैं कि गुंडे बदमाशों को, मैंने तो बीजेपी को भी कहा कि ये भी गुंडे बदमाशों की मदद लेते हैं। अब मैं एक लिस्ट पढ़ा रहा हूँ, ये आपकी सुनिएगा, थोड़ा एक सवाल पूछने की इजाजत मांग रहा हूँ आपसे, इजाजत है सर? अरे सर मेरे पास तो अभी आया ही नहीं है, तो इजाजत कहाँ? हाँ, अरे मैं आपके पास आके चला गया हूँ सर, ये आदि नहीं रखते अनुराग भाई आप। अरे भाई बहुत देर हो गई, अच्छा इतनी देर में तो भूल ही जाते हैं। बहुत देर कर दी, मेहरबान आते आते। अच्छा मैं सुनाता हूँ, माफिया राज, फिर ये कौन, समाजवादी पार्टी ने जारी की लिस्ट। अब मैं नीचे से पहला नाम पढ़ता हूँ, पिंटू सिंह, दूसरा नाम कुलदीप सिंह सेंगर। अब ये कुलदीप सिंह सेंगर आपकी पार्टी के माननीय विधायक थे या नहीं, सिर्फ इसका हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। इनका टाइम तो बलात्कारी बन गए, इन्होंने 4 डिग्री और ले ली, आपकी पार्टी से तो घूम के आए थे ना। मैंने कहा ये भी कोई दूध के दूल्हे नहीं है। क्या ये समाजवादी पार्टी के कुलदीप सेंगर माननीय विधायक थे? जब ये घटना घटित हुई थी उस समय ये भारतीय जनता पार्टी के में आ चुके थे, भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, इसलिए आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन पहले आपकी पार्टी को माननीय बना चुकी थी या नहीं, सवाल मेरा ये है। मैं साफ बोल रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के टाइम पर ये जो है एक लड़की के रेप के आरोपी थे, उससे पहले 25-26 मुकदमे थे इन पे। हमारे यहाँ ऐसे लोग नहीं टिक पाते हैं। अच्छा, आपके यहाँ थे तो शरीफ थे कुलदीप सेंगर, इनके आगे बलात्कारी बन गए, ये कह रहे हैं आप? पहले भी हत्या कर चुके थे, इस तरह के कई मुकदमे चल रहे थे आपके यहाँ। भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे। अरे तो कमाल की बात है, जो भारतीय जनता पार्टी में रहेगा वो भी समाजवादी पार्टी में, जो समाजवादी पार्टी में, कमाल का ये नैरेटिव बनाया जा रहा है भाई। चलो ठीक बोला आपने। अब मैं अगले नाम पर जा रहा हूँ, संत क्या नाम है उनका, वो क्या जौनपुर वाले सांसद, क्या नाम था अनुराग भाई उनका? धनंजय सिंह। हाँ धनंजय सिंह। मैं एक अखबार की कटिंग पढ़ के सुनाता हूं आपको, देखिएगा सिर्फ एक मिनट। कहाँ गई वो कटिंग? 2002 में अखिलेश यादव खुद धनंजय से मिलने जेल गए थे, ये एक अखबार की कटिंग है। और मैं दावे से कह रहा हूं, अगर आप मुझे 2 मिनट बोलेंगे तो मैं इसके पूरे डिटेल निकाल के आपको दे दूंगा। अब क्या धनंजय सिंह उस वक्त संत थे, कई प्रवचन करते थे जो अखिलेश जी से मिलने गए? लगातार हम लोगों ने आवाज उठाई कि जब 2002 की बात कर रहा हूं सर, सुन तो लीजिए, अखिलेश यादव जी सांसद थे तब। अरे आप 2002 की बात कर रहे हो, मैं 2017 के बाद की बात कर रहा हूँ कि उनके ऊपर आरोप था वो क्रिकेट सर, आदमी का अतीत उसका पीछा करता है अनुराग भाई। बात तो सुन लीजिए, अब बात तो सुन लीजिए। मैं कह रहा हूँ 2017 के बाद अभी आपने देखा होगा जब उन पे आरोप लगा था कि फरार है, पुलिस पकड़ नहीं पा रही है, और क्रिकेट खेलते हुए वीडियो वायरल हुआ था, तब सरकार किसकी थी? अभी वो जिला पंचायत सदस्य अध्यक्ष उनकी पत्नी जीती है, तो सरकार किसकी है और किसके समर्थन से जीती है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक और नाम है वो अभय सिंह, किस पार्टी के विधायक है वो और क्या आरोप है उन पे, जरा ये भी बता दीजिए मुझे। आरोप तो देखिए, एक चीज तो आपकी पार्टी में अगर दागी हो तो आरोपी, इनकी पार्टी में माफिया। बता रहा हूं। देखिए इस देश के अंदर में चुनाव आयोग है, वो एक सही नहीं है ना, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में वो? अरे अब आप सुनेंगे नहीं ना, एक अभी सुनाता हूँ। चुनाव आयोग बोल के एक संस्था है ना उत्तर प्रदेश देश के अंदर में, जब आप नॉमिनेशन करने जाते हैं तो चुनाव आयोग पूरी आपकी डिटेल लेता है। अगर उसको लगेगा कि आप एलिजिबल नहीं है तो आपको रोक देगा, लेकिन जब एलिजिबल है तभी तो आपको लड़ने देता है और फिर जनता चुनती है। सही बोला बताइए इसमें आप नहीं आइए बताइए चुनाव आयोग फिर क्या करता है? मेरा सवाल सीधा है आपसे, इसके मतलब चुनाव आयोग पे हम तो मतलब 2002 में अखिलेश यादव धनंजय सिंह जो उस वक्त भी कुख्यात माफिया डॉन था, जिसके ऊपर कई सारे मुकदमे थे संगीन, उससे मिलने जेल गए, चुनाव आयोग की गलती थी। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ 2017 में जब क्रिकेट खेलते हुए वीडियो वायरल हुआ, 17 के बाद सरकार किसकी थी? आप 2002 में जा रहे हो, मैं तो भी ताजा बता रहा हूँ सर, मैं तो पुरानी रिश्तेदारियां बता रहा हूँ। पे नहीं आना चाहते अब, दिक्कत ये है कि ताजा घटना पे कोई नहीं आना चाहता है। चलो कोई बात नहीं, मैं ताजी घटना में मैंने कोई सवाल नहीं किया, कोई बात नहीं। मनीष शुक्ला जी आपका जवाब दीजिए, मुझे बताइए, यही लोग ब्रजभूषण शरण सिंह आपकी पार्टी के एमपी है, कि धनंजय सिंह आपके दोस्त हैं, यही बताते हैं भाई। और मैं भी बता रहा हूं कि धनंजय सिंह, ब्रजभूषण शरण सिंह, कुलदीप सिंह सेंगर, जो सब इनके यहाँ के छठे थे, आपने भी अपनी तरफ कर लिया। नहीं दीपक जी, एक बात मैं करेक्ट करना चाहूंगा, धनंजय सिंह कभी भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं रहे, न ही भारतीय जनता पार्टी ने कभी उनको चुनाव लड़ाया। जो क्रिकेट खेलने वाली बात बोल रहे हैं, ये भी एक गलत इसलिए बोल रहे हैं
कि जिस मामले में वांछित थे धनंजय, उस मामले में इलाहाबाद में एक मुकदमे में वो न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो गए थे। किसी मुकदमे में वांछित होने के बाद अगर किसी न्यायालय के समक्ष कोई उपस्थित होकर जमानत पा लेता है तो ये न्यायालय का विषय होता है। तीसरी बात, 28 मुकदमे आप कुलदीप सिंह सेंगर के ऊपर आप स्वयं दिखा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में कुल मिला के 6 महीने वो थे। एक मुकदमा जो बाद में जिसके नाते से उनको उम्र कैद हुई, यानी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हमारे विधायक होते हुए जब उन्होंने उस तरह के अपराध में संलिप्तता सामने आई तो हमारी सरकार ने मुकदमा भी कायम कराया, पैरवी भी की और उम्र कैद की सजा हुई। लेकिन उसके पहले 27 मुकदमे कायम हुए थे, उसकी भी तारीख और सन एक बार देख लेना चाहिए। अनुराग भदौरिया, ठीक है, मैं यहीं पर रुकूंगा। अफसोस मेरे पास वक्त इतना है।